आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। सुनील जी खाटी बिहारी आपके सामने हाजिर हो गया, फिर से एक ज्ञानवर्धक रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर है। और ये 10वीं कक्षा से ही संबंधित प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन भाग 2 के तहत ये आपका विषय है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाग 1 को आप शुरू से अंत तक सुन लेना, तब भाग 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एक और बात, यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हो, मैं आपको पहले ही कर देता हूं कि आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टडिंग इन द फनी वेज, यदि आप ऐसा ढंग से पढ़ना चाहते हो, ऐसा ढंग से अध्ययन करना चाहते हो जिसमें हास्य मजाक परिपूर्ण हो और गंभीर से गंभीर विषय को हास्य मजाक के अंदाज में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये चैनल है। यदि आपको हास्य पसंद है भैया, आप इस वीडियो को मत सुनो, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दो। लीजिए भैया, बिना राग लपेट के मैं शुरुआत कर रहा हूं। जल से पहले आप जान लीजिए कि आपने सुना होगा, आपने लिखा देखा होगा कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। आपने ये देखा होगा, और फिर ये भी कहीं आपने पढ़ा होगा आने वाले दिनों में 25 से 50 वर्षों के बाद इंसान जल के लिए युद्ध करता हुआ मिलेगा। दो देश के बीच हो सकता है जल के लिए युद्ध हो। तो इसका अर्थ है कि जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भले हमको प्रकृति ने दिया है, लेकिन इसको भी संसाधन के रूप में मान करके और सही ढंग से, समुचित ढंग से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जल का उपयोग सब लोग जानते हैं, कपड़ा धोने में, स्नान करने में, भोजन बनाने में, घर को साफ करने में, अपने वाहन को साफ करने में, पेड़ पौधे के बढ़ाने में, सिंचाई में, हर जगह उपयोग करते हैं जल को। और सबसे मूल कारण तो जल का है कि आप जल को पीते भी हैं। मीठा जल और प्रदूषण मुक्त जल, साफ जल, ये आप पीते भी हैं। ये शरीर के गतिविधि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जल ये अमृत से कम नहीं है। हम एक हंस मजाक में मैं आपको बतलाता हूं, मान ले तू शौच गइल बारा, तू लेट्रिन गइल बारा, और तुहार के ओ समय में यदि जल खत्म हो गई तो तू का करब? तुहार की स्थिति कितना खराब हो जाए, हंसे लायक हो जाए। आपने सुना होगा कि दैट द इंग्लिश मैन आर यूजिंग द टिश्यू पेपर। What there are some other countrymen, they are using the tissue paper because they have not the abundant water. उनके पास जल उतना ज्यादा नहीं है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आश्चर्य होगा कि ऐसे जगहों पर जहां जल की उपलब्धता कम है कितनी दिक्कत होती होगी। और सौभाग्य से भारत में जल की उपलब्धता अच्छी है, इसलिए इसको समुचित ढंग से, संतुलित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु अर्थात कि एक खास समय में, एक खास मौसम में अच्छा भारत में बारिश होती है, और उस मौसम में बारिश का हम संग्रहण कर सकते हैं। अपने वाटर जो लेवल है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अब इससे एक कदम और आगे जाने कि जिस क्षेत्र में जल नहीं होता है वो क्षेत्र निर्धन और पिछड़ा हो जाता है। क्यों? जल नहीं होगा तो वहां पर हरियाली नहीं होगी, वहां पर खेती करना मुश्किल होगा। खेती करना मुश्किल होगा तो वहां पर लोगों की बसावट कम होगी। जल कम होगा तो उपलब्ध, यदि पानी पीने के लिए जल नहीं मिलेगा तो वहां पर मनुष्य को रहना मुश्किल हो जाएगा, पशु को भी रहना मुश्किल हो जाएगा। परिणाम होगी कि वहां पर सघन बस्ती नहीं होगा, वो यदि वहां पर कोई बसते भी हैं तो वो निर्धन और पिछड़े होंगे। क्योंकि व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए बसावट की जरूरत होती है, लोग का समूह की जरूरत होती है। जब जल ही नहीं होगा, समूह नहीं होगा, और वो क्षेत्र निर्धन हो जाएगा। तो और है कि जहां पर जल नहीं होगा तो वहां के भूमि के अंदर का जल स्तर कम होगा, वनस्पति नहीं होगी, सुखाड़ होगा, बंजर होगा, वहां पर पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। एक तरह से रेगिस्तानी इलाका हम कह सकते जो हो जाएगा। तो फसलों के लिए, और अब आता है कि जहां जल है वहां पर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जल को प्रदूषित कर दिया जाता है। जल में कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, उसमें नाला का प्रवाह कर दिया जाता है। तो जल है लेकिन उसको हमने प्रदूषित कर दिया, अनुपयोगी बना दिया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो उसको
एड्रेस करने के लिए, उसमें कुछ समाधान करने के लिए ये किया गया, बांध बनाया गया, जलाशय बना गया, नहर का उपयोग किया गया। लेकिन ये सब पहले स्थानीय स्तर पर हुआ करते थे, दे आर जस्ट मैनेज्ड ऑन द लोकल लेवल। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस सिस्टम को बड़े आकार दिया, विशाल बांध परियोजना बनाई जाने लगी, और उसमें उससे विद्युत उत्पादन, उससे सिंचाई परियोजना बनाना, पर्यटन के काम, इन सब के लिए लाया जाने लगा। तो विशाल बांध परियोजना जो बनाई जाने लगी, तो अब वो लोकल उस पर प्रबंधन ना हो गया, अब वो सेंट्रल प्रबंधन के अंतर्गत आ गया। पूरा देश की जो केंद्रीय संस्था थी उस पर प्रबंधन करने लगी। इस चलन के बाद क्या हुआ कि उस जल के प्रति जो अनुराग होता था लोकल क्षेत्र का, वो धीरे धीरे घट गया, और ये बाद में नुकसान का भी कारण बना। तो बड़ी बड़ी परियोजना का जब निर्माण शुरू हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया, और अंग्रेज का जो ये सिस्टम और प्रणाली, ये जो रूप चल रही थी, उसको सरकार ने अख्तियार किया। तो लोकल लोगों की जल के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, जो जल के प्रति उनकी आचरण होनी चाहिए, कम से कम खर्च करे, संरक्षित करे, जलाशय बनावे, तालाब बनावे, इसमें घटोतरी हुई। तो ये नुकसानदायक हुआ। पहले क्या होता था कि जल का प्रबंधन स्थानीय लोगों को दिया जाता था, तालाब बनाते थे, पोखर बनाते थे, जलाशय बनाते थे, कुआं बनाते थे, और उसका देखरेख करने वाले भी लोकल टीम हुआ करती थी। 2-3 व्यक्ति की टीम हुआ करती थी, वो देखते थे, पानी भी साफ रहता था, उसमें लोग यहां तक स्नान भी करते थे, पशु को भी धोते थे। तो अच्छा ढंग से उनका जब आवश्यकता होती थी तो खेत का पटवन कर लेते थे, आवश्यकता होती थी तो वहां पर और भी काम के लिए उपयोग में ले आते थे। लेकिन इस चीज पर जब केंद्रीय संस्था ने उसको अपने अंदर ले आया, ये चीज रुक सा गया। अब हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था के बारे में जानिए जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उस व्यवस्था को कहते हैं कुलह व्यवस्था। ये 400 वर्ष पूर्व ये हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था थी। ये ऊपर से पानी लाया जाता था। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, ऊपर से पानी लाया जाता था, वो नीचे कई 100 किलोमीटर नीचे तक जाती थी। और इस कुलह व्यवस्था में ये भी थी कि ऊपर के व्यक्ति कम उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यदि ऊपर का ही व्यक्ति यदि पानी को रोक लेता तो फिर तो नीचे आता नहीं, संभव नहीं होता। तो बड़ा ही समुचित, ऊपर का व्यक्ति कम, उससे जो नीचे के व्यक्ति होते थे वो थोड़ा अधिक, उससे नीचे के व्यक्ति वो थोड़ा अधिक, जो सबसे नीचे के व्यक्ति होते थे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इस तरह से पानी का समुचित उपयोग हुआ करता था। और इसकी भी देखरेख करने के लिए 2-3 लोग की टीम होती थी। ये दूरस्थ गांव तक पहुंचाने के लिए एक जल की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और हिमाचल प्रदेश की एक अत्यंत ही प्रचलित व्यवस्था थी। और ये पहाड़ी व्यवस्था में ऊपर से पानी का समुचित उपयोग नीचे के लोग भी अच्छा ढंग से कर लेते थे। आजकल क्या है, यदि मान लीजिए नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, सबसे निकट के लोग भी उसका ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं अपने सिंचाई में, और दूर के व्यक्ति को प्रयोग ही नहीं करने देते हैं। बराबर आप देखिएगा 2 स्टेट के बीच झगड़ा हो जाएगा कि ये हमारा जल का उपयोग उसके यहाँ के किसान कर लिए और हमारे यहाँ के किसान नहीं के। बार बार इस तरह का नदी जल विवाद होता है, जिसको केंद्र का समाधान कभी कभी तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये बात पहुंच जाती है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि बांध जो विशाल बनाया जाता है उसका कुछ लाभ है, कुछ नुकसान भी है। बांध विशाल परियोजना जो बनाई जाती है उसका लाभ 4 है। एक, सिंचाई में, दूसरा बाढ़ नियंत्रण में, तीसरा विद्युत उत्पादन में, चौथा मत्स्य पालन में, पांचवा हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा यदि हम ले लें तो पर्यटन में। लेकिन विशाल बांध परियोजना में सबसे बड़ी नुकसानदायक जो तत्व है वो बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल को काटना पड़ता है। यदि वहां पर बसावट है, गांव बसा हुआ है, घर बसा हुआ है, तो उसको वहां से विस्थापन करना पड़ता है। विस्थापन की समस्या में भ्रष्टाचार की समस्या चले आती है। लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक पर्यावरणविद ये कहते हैं कि विशाल बांध परियोजना बनाई जाती है तो वहां पर भूकंप आने का खतरा रहता है। इन सब के कारण विशाल बांध परियोजना एक विवादास्पद स्थिति में पड़ जाती है। अब जल संग्रहण के बारे में जानते हैं कि जो जल हमको मिला है उसको संग्रह कैसे करें, उसको हम एक्यूमुलेट कैसे करें, एकोमोडेट कैसे करें, एक जगह उसका संग्रह कैसे करें। तो संग्रह इसलिए कि जैसे देखिए कि
संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है कि आपका जल हम जैसे मान लीजिए तालाब में जल को संग्रहित कर ले, किसी बड़े से गड्ढे में जल को संग्रहित कर ले, तो उसमें फायदा होता है, इसमें जैव मात्रा की वृद्धि होती है और इसमें भूमि और जल जैसे प्राथमिक स्रोत का विकास होता है और इसमें प्राथमिक स्रोत का विकास, साथ में द्वितीयक संसाधन और पौधा जीव जंतु सबका विकास होता है यदि हम जल को संग्रह करते हैं। तब इसमें सूखे की स्थिति में हम पटवन कर सकते हैं, अब बाढ़ की स्थिति में हम जल का निकासी दूसरे जगह कर सकते हैं। ये अब बाढ़ में तो जल ज्यादा चला आता है, सिर्फ उसका समुचित संग्रह का हमको व्यवस्था नहीं हो पाता जिसके कारण वो तोड़ देता है। अब यहां देखिए कि इसके लिए जल संग्रहण व्यवस्था के लिए मिट्टी का छोटा छोटा बांध बनाना, एक वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा, यू हैव लिस्टेड द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जैसे घर के छत पर विशाल सा घेरा बना दिए और वहां पर जो वर्षा की पानी संग्रह हुई पाइप के माध्यम से उसको नीचे भेज दिए तो हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और जिस समय पानी नहीं पड़ रही है, मानसून नहीं है, वर्षा नहीं हो रही, तो हम उस वाटर लेवल का हम उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका इनपुट आउटपुट बना रहेगा, आपका जल का कह सकते हैं कि आयात और निर्यात, जिसको हम समान अर्थव्यवस्था की भाषा में कह सकते हैं, वो बना रहेगा। इसे जल के संदर्भ में आयात निर्यात करना उचित नहीं है कि जल आपका आगमन और उसका खर्च आपका संतुलन में रहेगा। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ये सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी देती है, लोगों को कहती है जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करे। इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको खादिश कहते हैं या बड़े पात्र कहते हैं, अथवा इसको नाड़ी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में बांधरस और ताल कहते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चले आइएगा तो इसको बांधिस कहते हैं। बिहार में आहार और पाइन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में चलेगा तो कुलाम प्रणाली आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर में कांदी और तलब कहते हैं। तमिलनाडु में एरिश कहते हैं। केरल में सुरंगम कहते हैं। कर्नाटक में काटा कहते हैं। मीन्स की इसका केंद्रीय तत्व तो एक ही है, स्टेट में नाम अलग अलग है, राज्य में नाम अलग अलग है। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। चल अरे रमेश पाटोरे से पूछ रहे हैं बिहार में क्या कहते हैं, तो बिहार में कहते हैं पाइन, बिहार में कहते हैं आहार भी उसको कहते हैं। वैसे आहार माने एक भोजन भी होता है। अब जल संग्रह में जो नया सिस्टम आया उसमें स्थानीय का क्षेत्र का अब सीमित भूमिका हो गया है, ये नुकसानदायक है। अब एक और नाम सुनिए, इसको कहते हैं चेक डैम। चेक मीन्स होता है नियंत्रण करना और डैम होता है जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक विशाल डैम बना दिए, इस विशाल डैम से हम छोटा छोटा डैम बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। यहाँ विशाल डैम से जब पानी छोड़ेंगे तो सबसे पहले इसमें पानी चला आवेगा, फिर इसमें चला आवेगा, फिर इसमें पानी चला आवेगा, फिर इसमें पानी चला आवेगा। इससे फायदा क्या होता है कि ये इस डैम का तो पानी कभी नहीं सूखता, विशाल डैम का, बड़ा डैम का। और ये सब पानी का जरूरत क्या रहती है कि इन सब में जो छोटा छोटा घेरा और बांध या छोटा छोटा जो हम लोग तालाब बना देते हैं, ये विशाल बांध परियोजना तक विशाल, जिसको तालाब के रूप में मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। इससे पानी डिस्चार्ज करके इन छोटे छोटे तालाब में डाल दिया जाता है। इस तालाब से आपका वहां का वाटर लेवल मेंटेन होता है। इसमें वर्ष भर जल रहता है और इसमें 6 महीना के आसपास जल रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि चेक डैम, ये हमको चेक करता है वाटर के लेवल को, जो मेंटेन रखता है अलग अलग जगह पर। और इसको हम चाहे तो जितनी भी शाखाबद्ध के रूप में छोटा छोटा डैम बना सकते हैं। जैसे मानसून आया ये डैम भरेगा, उसके बाद में, और इससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, पटवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें दोष जरूर रहता है कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं यहाँ से पानी छोड़ा गया तो ई वाला ज्यादा पटा लिया, ई वाला ज्यादा पटा लिया, ये वाला कम पटाया, और इसको उससे भी कम मिला, इसको उससे भी कम मिला। ये शिकायत होती है क्योंकि पानी मनुष्य का स्वभाव है, वो कुछ अधिकांश मनुष्य लोभी प्रवृत्ति होते हैं, ज्यादा उसका उपयोग कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी ये फायदेमंद है। अब इससे जल का सार्वभौम स्तर मेंटेन रहता है, जिसको वाटर लेवल कहते हैं। और इसमें ये वाष्प बनकर उड़ता भी नहीं, इसका एक ये भी फायदेमंद है। और आसपास के क्षेत्र में फैलने के कारण
वनस्पति जैसे इसके अगल बगल वनस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है। अब आता है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सीमित रूप में है। यदि हम देखें तो पेट्रोलियम यदि इसी ढंग से दोहन करता रहा गया तो 40 से 50 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, और कोयला 100 से 125 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो जब ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है तो हम लोग को वैकल्पिक ऊर्जा सोचना पड़ेगा। फिर कोयला और पेट्रोलियम में क्या है, इसके दहन से प्रदूषण भी फैलता है, इसका पूर्ण रूप में दहन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। परिणाम होगा कि वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा उत्सर्जक गैस है। और यदि वातावरण असंतुलित होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा, कभी बाढ़ आवेगा, कभी सुखाड़ आवेगा, कभी आंधी आवेगा, कभी तूफान आवेगा, इस तरह से समस्याएं बढ़ जाती है। तो हमको समुचित उपयोग करना चाहिए। इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हुआ, जैसे आपका अन्न ऊर्जा हुआ, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब का प्रयोग किया जाए जो कि कभी समाप्त न होने वाला हो। ऐसा हमको कोशिश करना है। पवन ऊर्जा का उपयोग करें, इन सब का कोशिश करना है, और समुचित उपयोग करें। जहां लिफ्ट की जरूरत ना हो सीढ़ी से काम कर ले, नजदीक में जा रहे हैं साइकिल से चले, जहां पैदल जा सकते हैं वहां पैदल चले, और व्यक्तिगत गाड़ी का इस्तेमाल न करके सार्वजनिक गाड़ी का इस्तेमाल करें। इसमें हम कोशिश यदि करेंगे तो निश्चित इसका उपयोग सीमित होगा। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के अंत के तहत ये कहेंगे कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन मिले हैं उसका समुचित